गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लास्ट वीडियो में हमने पादप में जल अवशोषण एवं रसारोहण नामक अध्याय प्रारंभ किया था। हम पादपों में जल अवशोषण के संदर्भ में अध्ययन कर रहे थे। हमने देखा था कि पादपों को जो जल है वो कहाँ से मिलता है? मृदा से। पादपों को जल कहाँ से मिलता है? मृदा से। और मृदा से भी पादप कौन से जल को ग्रहण करते हैं? केशिकीय जल को ग्रहण करते हैं। मृदा में कौन से जल को ग्रहण करेंगे? केशिकीय जल को। किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है? मूल के द्वारा। और मूल में भी पादप में जो मूल रोम वाला क्षेत्र है वह मूल रोम क्या करता है? जल अवशोषण में सर्वाधिक सहायक होता है। आज हम जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जल अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन क्रैमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? क्रैमर नामक वैज्ञानिक ने। इस क्रैमर नामक वैज्ञानिक ने जल अवशोषण की क्रियाविधि को दो प्रकारों में या दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा? दो भागों में। तो क्रैमर के अनुसार पादपों में जो जल का अवशोषण है वो कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। क्रैमर के अनुसार पादपों में जल का अवशोषण दो प्रकार से होता है, जिसमें पहला प्रकार है निष्क्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण जिसे हम कहते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पैसिव एब्जॉर्प्शन। और इसमें दूसरा प्रकार है सक्रिय जल अवशोषण। जिसे हम क्या कहेंगे? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो क्रैमर ने बताया कि पादप जो जल का अवशोषण करते हैं, यह जल का अवशोषण कितने प्रकार से हो सकता है? दो प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार है इसमें निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा है सक्रिय जल अवशोषण। देखिए, हम जानते हैं यदि ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी तो कौन सा हो जाएगा? निष्क्रिय जल अवशोषण। और यदि जल अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो कौन सा हो जाएगा? ये सक्रिय जल अवशोषण। और हमें पता है कि जो ऊर्जा की इकाई है या ऊर्जा है पादपों को किसके रूप में मिलेगी? एटीपी के रूप में। किसके रूप में मिलती है? एटीपी। पादपों की जो जैविक ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करता है एटीपी का निर्माण। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम देखते हैं पहला कि किस तरीके से पादप निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि संपन्न करते हैं। किस तरीके से पादप निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि संपन्न करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट निष्क्रिय जल अवशोषण। नाम से ही स्पष्ट है। पहली बात तो यहाँ पे एटीपी अर्थात ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार के जल अवशोषण में जल के अवशोषण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता या एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर हुआ? दूसरा, जो निष्क्रिय जल अवशोषण है, पादपों में जल के अवशोषण की यह मुख्य क्रियाविधि है। कैसे क्रियाविधि है? ये मुख्य क्रियाविधि है। यानी कि पादप में अधिकांश जल का अवशोषण। मुख्य क्रियाविधि से क्या मतलब है? कि जो मैक्सिमम जो अधिकांश जल का अवशोषण है वो कौन सी क्रियाविधि से द्वारा होगा? निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि के द्वारा ही पादपों में मुख्य जल का अवशोषण होता है। कितना होगा ऐसा? 96 से लेकर के 98%। 96 से लेकर के 98% जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण के द्वारा होता है। देखिए, निष्क्रिय जल के अवशोषण के लिए जो मुख्य बल है, जो उत्तरदायी कारक है, वो उत्तरदायी कारक क्या होती है? पत्तियां। निष्क्रिय अवशोषण के लिए जो उत्तरदायी कारक है, जो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? पादपों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। पादपों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि।
निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए जो उत्तरदायी कारक है, जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? पादपों द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि। यानी कि पादपों में जो पत्तियां हैं, वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प का जल का जो वाष्प के रूप में उत्सर्जन करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। मुख्यतः किसके द्वारा होगा? पत्तियों के द्वारा। तने के द्वारा भी होता है, फलों के द्वारा भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा। तो पादपों की पत्तियों के द्वारा जब जल को जल वाष्प के रूप में त्यागा जाता है, तो इसे क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जितना अधिक जल त्यागा जाएगा, पादप निष्क्रिय रूप से उतना ही अधिक जल को क्या करेंगे? अवशोषित करते हैं। यहाँ पे जो मुख्य रेस्पॉन्सिबल कारक है वो क्या है? पादप की पत्तियां। पत्तियां उत्तरदायी कारक है, यहाँ पे उत्तरदायी अंग है। जल अर्थात जड़ अर्थात मूल। मूल तो क्या करती है? केवल मार्ग प्रदान करती है जल के अवशोषण के लिए। यहाँ पे जल अवशोषण करना है, इसके लिए जड़ें उत्तरदायी नहीं होती। कौन उत्तरदायी होता है? पत्तियां। और पत्तियां कौन से क्रियाओं के द्वारा करती है जल का अवशोषण? वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि के द्वारा जल का अवशोषण करती है। क्लियर हुआ इतना? अब देखिए, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ पे मूल की जो मूल का जो योगदान है, या मूल की जो भूमिका है, वो कैसी है? कम है, जिसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे मूल की भूमिका कैसी होती है? गौण। तो मुख्य भूमिका किसकी हो गई? यहाँ पे पत्तियों की मुख्य भूमिका होती है। देखिए, हमारे पास एक पादप है, किस तरीके से क्रियाविधि होती है देखते हैं। ये पादप की जड़ें, देखिए पादप की जो पत्तियां होती है, उनके पास रंध्र कोशिकाएं होती है। इन रंध्र कोशिकाओं से जल क्या होता है? वाष्प के रूप में वातावरण में त्याग दिया जाता है। पादपों के द्वारा जल वाष्प के रूप में त्याग दिया जाता है, जिसे हमने क्या कहा है? वाष्पोत्सर्जन। इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि के कारण ही जो प्लांट है, पादप है, उसके आसपास का क्षेत्र हमें कैसा दिखाई देता है? कैसा महसूस होता है? ठंडा। इसी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के कारण पत्तियों की सतह भी कैसी महसूस होती है? हमें ठंडी। तो जो जल था वो क्या हुआ? जल वाष्प के द्वारा बाहर त्याग दिया गया। अब जो पादप में जो जल का स्थानांतरण है, वो कैसे होगा? यहाँ पे शिराओं के माध्यम से। अब जब किनारे की कोशिका जल को वाष्प के रूप में त्याग देगी, तो ये कहाँ से मांगेगी जल को? शिराओं के द्वारा। शिरा किससे मांगेगी? मुख्य शिरा से। मुख्य शिरा किससे मांगेगी? पादप के जाइलम से। क्योंकि हमें पता है कि जो जल का स्थानांतरण है पादपों में, जो जल का स्थानांतरण है, जल एवं खनिज लवणों का स्थानांतरण, वो किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम के द्वारा। तो जल की जो कमी हो रही है, उसकी पूर्ति कौन करेगा? जाइलम। तो ऊपर की कोशिका, रंध्र की कोशिका समीपवर्ती शिरा से जल की पूर्ति करवाएगी। समीपवर्ती शिरा मुख्य शिरा से मांगेगी। अब शिरा जल किससे मांगेगा? जाइलम से। और जाइलम की कोशिकाएं अपने नीचे वाली कोशिकाओं से क्या करेगी? जल की मांग करेगी। तो इस तरीके से तनाव बल या खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाएगा? एक तनाव बल या खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है। यही तनाव बल, यह खिंचाव बल क्या करता है? आपके वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में सहायक होता है। और इसी खिंचाव बल के कारण जड़ क्या करती है? मृदा में उपस्थित मृदा जल की क्या करती है? मृदा जल को ग्रहण करती है। इसी खिंचाव बल या तनाव बल के कारण जो जड़ों के मूल रोम हैं, ये मूल रोम क्या करता है? मृदा से जल की पूर्ति करते हैं। यह जो तनाव या खिंचाव बल उत्पन्न होता है, यह कैसा बल होता है? ऋणात्मक प्रकार का बल होता है। जो खिंचाव बल है कैसा हो जाएगा? ये ऋणात्मक प्रकार का बल होता है। तो क्या देखा हमने? निष्क्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। यह मुख्य क्रियाविधि है, अर्थात अधिकांश जल का अवशोषण निष्क्रिय विधि से ही संपन्न होता है।
96 से 98% जल का अवशोषण होता है। इसके लिए उत्तरदायी कारक कौन होता है? पत्तियां। जबकि जड़ें क्या करती है? इसमें केवल मार्ग प्रदान करती है। इनकी भूमिका कैसी हो जाएगी? गौण यानी कि कम होती है। तो पादपों की पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि होती है वही क्या होती है? आपके निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए आवश्यक होती है। जब पादप की शिराएं जाइलम से जल की पूर्ति करती है तो एक तनाव बल या खिंचाव बल लगता है, और यह बल कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा बल लगता है? तनाव बल या खिंचाव बल। तनाव या खिंचाव बल जो लगता है वो कैसा होगा? ऋणात्मक। और इस ऋणात्मक बल के कारण ही क्या होगा? आपके जल का अवशोषण होता है। तो पादप में अधिकांशतः जल का अवशोषण निष्क्रिय क्रियाविधि के द्वारा होता है, जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम बात करते हैं सक्रिय जल अवशोषण की। अब हम देखते हैं निष्क्रिय जल अवशोषण के बाद दूसरा जल अवशोषण का प्रकार है सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण जिसे हमने क्या कहा है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए, सक्रिय जल अवशोषण की जब हम बात कर रहे हैं तो पहली बात तो सक्रिय जल अवशोषण के लिए क्या आवश्यक होगी? ऊर्जा, अर्थात एटीपी क्या होता है यहाँ पे? आवश्यक होता है। एटीपी खर्च होती है। क्योंकि एटीपी खर्च होती है इसीलिए हमने क्या बोल दिया? इसे सक्रिय जल अवशोषण। यह सक्रिय जल अवशोषण अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में संपन्न होता है। अल्प मात्रा से हमारे क्या तात्पर्य है? 2 से 4% क्या होता है? जल का निष्क्रिय अवशोषण संपन्न होता है। और 2 से 4% भी कम होगा अधिकांशतः रात्रि के समय। कब होता है ये? रात्रि के समय। रात्रि के समय पादप क्या करते हैं? सक्रिय रूप से जल को अवशोषित करते हैं जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता अथवा अल्प मात्रा में होता है। जब पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि नहीं होती या अल्प मात्रा में होती है तब कौन सा अवशोषण होगा? सक्रिय जल अवशोषण। यह कब होगा? रात्रि के समय या प्रातःकाल, जब सूर्य उगता नहीं है उस टाइम पे क्या होगा? आपका सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि संपन्न होती है। यह सक्रिय जल अवशोषण के लिए जो आवश्यक दाब है, ये उत्तरदायी कारक है, या आवश्यक जो दाब है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? मूल के द्वारा उत्पन्न होता है। यानी कि यहाँ पे मूल की भूमिका मुख्य होती है, जबकि पत्तियां कैसे भूमिका में होती है? यहाँ पे गौण भूमिका में। तो देखिए, प्लांट में अल्प मात्रा में जल का अवशोषण मूल के द्वारा होता है। और कब होगा? यह है रात्रि के समय, जब वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि नहीं होती। क्योंकि जब वाष्पोत्सर्जन की क्रियाविधि होगी तब तो निष्क्रिय जल अवशोषण होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन किसके लिए उत्तरदायी होता है? निष्क्रिय जल अवशोषण के लिए। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा होता तब जल का अवशोषण कैसे होगा? सक्रिय जल अवशोषण, जिसके लिए ऊर्जा आवश्यक होती है। तो इस क्रियाविधि के लिए जो मूल के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है, यह उत्पन्न दाब कैसा होता है? धनात्मक। कैसा दाब उत्पन्न होता है? धनात्मक। तो हमें ध्यान रखना है, मूल के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है जल के अवशोषण के लिए, वो धनात्मक दाब होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया? मूल दाब। जबकि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जो दाब उत्पन्न होता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन तनाव या वाष्पोत्सर्जन खिंचाव कहते हैं, वो कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। तो मूलों के द्वारा जो मूल दाब उत्पन्न होता है, यह जाइलम के जल स्तंभ पे कौन सा दाब लगाएगा? धनात्मक दाब लगाता है। ये मूल दाब क्या करेगा? जाइलम स्तंभ पर या जाइलम की कोशिकाओं में धनात्मक दाब लगाता है। और यही धनात्मक दाब जल अवशोषण की क्रियाविधि के लिए आवश्यक होता है। यही धनात्मक दाब जल अवशोषण क्रियाविधि के लिए क्या होगा? आवश्यक होता है।
क्लियर हुआ? तो ये हमने किसकी बात कर ली? सक्रिय जल अवशोषण की। देखिए, ऊर्जा आवश्यक होती है, अल्प मात्रा में होता है। जब वाष्पोत्सर्जन नहीं होता तब क्या होता है? सक्रिय जल अवशोषण होता है। जो इसके दाब रिस्पॉन्सिबल है, जो उत्तरदायी कारक है, वो क्या है? मूल दाब। और कैसा दाब लगाएंगे? ये धनात्मक दाब लगाते हैं। अब देखिए, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टॉपिक क्या है? पादपों में जल का मार्ग। पादप में जल का मार्ग। पाथवे ऑफ वाटर इन द प्लांट्स। पादप में जड़ों के द्वारा जो जल अवशोषित हुआ है, जड़ें जो जल अवशोषित करती है मूल रोम के द्वारा, ये जाइलम तक किस तरीके से पहुंचता है, इसे हम क्या कहेंगे? पादपों में जल का मार्ग। देखिए, हमने क्या किया है? एक मूल की काट काटी। कौन सी काट काटी हमने? टीएस। ठीक है, यहाँ पे सबसे बाहर क्या है आपका? मूल रोम। तो मूल रोम से जल गया, कॉर्टेक्स से होता हुआ कहाँ जाएगा? वो आपके जाइलम तक पहुँचेगा। अब जाइलम तक जो जल का अवशोषण का मार्ग है, उसे हम क्या कह देंगे? पादप में जल का मार्ग। क्लियर हुआ? यह पादप में जो जल का प्रवाह है, ये 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से होगा? 3 तरीके से। एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट मार्ग या एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट मार्ग या सिम्प्लास्ट पाथवे, और तीसरा जो मार्ग है वो कौन सा हो जाएगा? रसधानीय मार्ग। पादप में जैसे ही मूल रोम से जल का अवशोषण हुआ, जल का अवशोषण से मूल रोम से लेकर के जल जाइलम तक 3 मार्ग द्वारा पहुंचता है। एपोप्लास्ट मार्ग, सिम्प्लास्ट मार्ग और रसधानीय मार्ग। अब किस तरीके से यह क्रियाविधि संपन्न होती है, इसके बारे में देखेंगे हम। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसे पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।